नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज आपके लिए मैं राजा पदम सिंह और प्रीतम साहूकार का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार होने वाला है। कृपया इस किस्से को पूरा सुने और जो भी श्रोतागण हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, एक 1.5 छैल नगरी का राजा था पदम सिंह। बड़ा ही महान प्रतापी राजा था। उसका एक पुत्र था। पुत्र बड़ा क्रोधित स्वभाव का लड़का था। एक दिन क्या हुआ श्रोताओं, राजा का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर और शिकार खेलने के लिए अपने नगर में से जा रहा होता है जंगल की ओर। अपने नगर को पार करने के बाद में उसे एक छोटा सा गांव और पार करना होता है। उस गांव के बीच में से एक रास्ता जा रहा था। उस रास्ते पर राजा का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर के निकल रहा था, तो देखता है कि उसी रास्ते पर एक प्रीतम साहूकार नाम का आदमी रहता था। उसकी लड़की थी, वो बड़ी ही सुंदर थी। वो छत पर, मकान की छत के छज्जे पर बैठी हुई थी और मुंह में पान चबा रही थी। श्रोताओं, जैसे ही राजा का लड़का वहां होकर के निकलता है, लड़की ऊपर से थूक देती है। पान का थूक जैसे ही राजा के लड़के के ऊपर गिरता है तो राजा का लड़का आग बबूला हो जाता है। क्रोधित होकर कहने लगता है कि हे लड़की, तूने मेरे ऊपर थूका है, इसकी सजा मैं तुझे अवश्य दूंगा। लड़की कहने लगी कि हे महाराज, मैंने जानबूझ करके नहीं थूका है। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ होकर के निकल रहे हो। आप कहो तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। प्रीतम साहूकार की लड़की उस राजा के लड़के के कपड़ों को साफ कर देती है, लेकिन राजा का लड़का तो बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। अपनी जिद पर अड़ गया और जाते जाते लड़की से कहने लगा कि हे लड़की, मैं तुझे अधब्याही करके छोड़ूंगा। मैं तुझसे आधा विवाह अवश्य करूंगा। लड़की को भी क्रोध आ गया और लड़की कहने लगी कि जाते जाते मेरा भी एक शब्द सुनते जा, मैं भी तेरी ही संतान से तुझ में जूते पड़वा दूंगी। अब तो राजा का लड़का बड़ा ही अत्यंत क्रोधित हुआ और शिकार के लिए चला जाता है, लेकिन उसे शाम तक कोई शिकार नहीं मिलती, क्योंकि उसके कानों में तो प्रीतम साहूकार की लड़की के जो विषैले शब्द थे वो गूंज रहे थे। और अपने घोड़े को वापस मोड़ लेता है, पहुंच जाता है 1.5 छैल नगरी में अपने पिता पदम सिंह के पास। वहां जाकर के बिना भोजन पानी किए ही और अपने महल में सो जाता है। रात्रि के 10 बज गए। राजा को पता चला कि आज उनके कुंवर साहब ने भोजन नहीं किया है, तो राजा स्वयं अपनी रानी को साथ में लेकर के और अपने लड़के के पास में चले जाते हैं। लड़का बड़ा जिद्दी कहने लगा, पिताजी, मैं प्रीतम साहूकार की लड़की से ही विवाह करूंगा। अगर वो मुझसे विवाह नहीं करेगी तो मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। राजा कहने लगा, इतनी सी छोटी बात, हम राजा वो साहूकार, हम एक बार उससे बोल देंगे तो 100 बार अपनी कन्या को हमें दहेज में दे देगा। राजाओं के आदेश थे। 4 सिपाहियों को प्रीतम साहूकार के घर पर भेजा और कहा कि जाओ सिपाहियों, प्रीतम साहूकार को मेरे महलों में बुलाया जाए, मेरी कचहरी में बुलाया जाए। 4 सिपाही पहुंचे, साहूकार को बुला करके और राजा के महलों में प्रस्तुत कर दिया। राजा कहने लगे कि सुनो साहूकार। साहूकार ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, क्या गलती हुई है, आप मुझे बताओ। बोला, साहूकार, तो उससे कोई गलती नहीं हुई है, बस मेरी 2 बात है कि मैं बारात लेकर के तेरे घर पर आऊंगा और तेरी जो कन्या है उसका विवाह मेरे पुत्र से तुझे करना होगा। साहूकार कहने लगा कि महाराज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप राजा महाराजा, मैं एक छोटा सा साहूकार, मेरी और आपकी जोड़ी कैसे निभेगी। राजा ने कहा, आप किसी बात की चिंता मत करो, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मेरा पुत्र तुम्हारी कन्या से ही विवाह करेगा। पंडित जी को बुलवाया गया और शादी का जो समय था वो फिक्स करवा दिया कि फला फला तारीख को विवाह होगा। प्रिय श्रोताओं, उसी वक्त राजा पदम सिंह प्रीतम साहूकार के घर पर बारात लेकर के पहुंच जाता है और जैसे ही पंडित जी ने फेरों पर उन्हें बैठवाया तो 3.5 फेरे लेने के बाद में लड़का खड़ा होता है
और अपने घोड़े पर बैठ करके पुनः डेढ़ शैल नगरी में पहुंच जाता है। अब तो हंगामा हो गया कि ये क्या हुआ, राजा का लड़का इस प्रकार से कैसे भाग गया। अब वहां पर किसी को पता नहीं कि बात क्या है, लेकिन बात का उस साहूकार की लड़की को पता था। वो बड़ी ही समझदार और विद्वान लड़की थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप चिंता ना करो, आप आराम से अपनी बारात की व्यवस्था करो, गया तो जाने दो, आधे फेरे तो ले ही लिए हैं। अब श्रोताओं, बारात को आराम से खाना वाना खिला करके और साहूकार ने विदा कर दिया और बारात अपने घर पर चली जाती है। उधर क्या होता है श्रोताओं, कुछ समय पश्चात राजा और रानी की किसी बीमारी के चलते हुए मृत्यु हो जाती है। अब तो वह लड़का ही उस डेढ़ शैल नगरी का राजा बन गया। राजा बनने के बाद में उस लड़के को तो बहुत बड़ा घमंड आ गया, शराब पीने लगा और अपनी प्रजा पर उसे कोई ध्यान नहीं था। शराब पीता और मस्त कुर्सी तोड़ता। इधर क्या हुआ श्रोताओं, जो साहूकार की लड़की थी वो अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मुझे थोड़ा बहुत धन दे दो और एक भैंस दे दो। मैं या तो 1 साल के अंदर वापस आ जाऊंगी, और अगर वापस नहीं आई तो समझ लेना कि आपकी लड़की मर चुकी है। भैंस को लेकर के लड़की उसी डेढ़ शैल नगरी में पहुंच जाती है और एक छोटा सा झोंपड़ा बना लेती है। झोंपड़ा बना करके शाम को दूध धोती और उस दूध को जामन दे करके जमा देती, और सुबह उसका दही निकाल करके बहुत अच्छा वेश बदला और दही बेचने वाली एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया। इतना सुंदर रूप सजाया कि देखते ही हजारों लोग उस पर मोहित हो जाते। लेकिन उसे दही बेचने से कोई मतलब नहीं था। वो तो उस राजा के लड़के को अपने जाल में फंसाने लगी थी। सीधा राजा के महल में पहुंचती और दही बेचने की आवाज लगाती। राजा का लड़का उसका दही लेने के लिए आया। राजा के लड़के ने उसका दही लिया और खाने के बाद में बड़ा ही स्वादिष्ट दही था। अब तो रोजाना राजा का लड़का उससे दही खरीदता और उस लड़की की सुंदरता पर धीरे धीरे मोहित होने लगा। उसे पता नहीं था कि ये वही लड़की है जिसको मैंने 3.5 फेरे लेकर के छोड़ दिया था। श्रोताओं, राजा का लड़का कहने लगा, शराब के नशे में हमेशा तो रहता ही था कि हे दही बेचने वाली, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की कहने लगी कि मैं आपसे विवाह तो अवश्य कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? आपकी एक शर्त नहीं, मैं आपकी हजारों शर्तें पूरी कर दूंगा। बोली, मैं आपसे तब विवाह करूंगी जब मैं आपसे विवाह करते वक्त सिर्फ 3.5 फेरे ही लूंगी। राजा का लड़का कहने लगा कि मेरी तरफ से तो आप एक भी फेरे मत लो, मैं आपको सीधे सीधे महलों की रानी बना दूंगा। नहीं, 3.5 फेरे तो मुझे लेने ही हैं। राजा का लड़का तो नशे में रहता, सारी बातों को भूल गया। 3.5 फेरे लेकर के और उस दही बेचने वाली को राजा ने अपनी रानी बना लिया और उस लड़की के साथ में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा और अपना राजपाट चलाने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में वह लड़की गर्भ से रह जाती है और गर्भ ठहरने के बाद में 9 महीने के बाद में उस साहूकार की लड़की को एक पुत्र रत्न पैदा होता है। पुत्र पैदा होते ही पुत्र होने की खुशी में राजा का लड़का सभी कर्मचारियों को, उसके राज में लगे हुए थे सभी मंत्रीगण, सभी कर्मचारी, उनको दारू की पार्टी देता है, दारू पिलाता है। श्रोताओं, शराब एक बहुत बुरी चीज होती है। अब तो राजा सारी चिंताएं भूल करके सोचने लगा कि राजपाट को संभालने वाला तो मेरा पुत्र हो गया है, अब तो मुझे दारू और ज्यादा पीनी चाहिए। इधर वो लड़की अपने पुत्र को अच्छी अच्छी शिक्षा देने लगी कि आपको कभी भी दारू के संगत में नहीं पड़ना है और न किसी से कोई वैर भाव रखना है। बढ़िया शिक्षा देने लगी, क्योंकि श्रोताओं, बच्चे की प्रथम जो शिक्षिका होती है वो अपनी माँ ही होती है। उधर उसका पिता दारू पीकर अपनी पत्नी को, उस साहूकार की लड़की को मारने लगता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो सारी करतूतों को देखता रहता कि मेरे पिताजी
मेरी माँ पर कितने जुल्म करते हैं। अब तो श्रोता लड़का जवान हो गया और एक दिन उस लड़के का पिता जो राजा था 1.5 छैल नगरी का, वो अपनी पत्नी को उस साहूकार की बेटी को पीट रहा था। तो लड़के को गुस्सा आया और कहने लगा, पिताजी आप बिना किसी कारण के मेरी माँ को क्यों पीटते हो? अगर इस प्रकार से आप मेरी माँ को पीटते रहे तो एक दिन मैं आप पर हाथ उठा दूंगा। ये बात सुनकर के राजा के लड़के को क्रोध आया और कहने लगा कि मेरा बेटा होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? ले मैं तेरे सामने ही तेरी माँ को पीटता हूँ। जैसे ही उसने उसकी माँ पर हाथ उठाया, लड़के ने वहां से एक जूता उठा करके उसके मार दिया। अब कहने लगी कि रुक जा बेटा, अब मुझे बात करने दो आपके पिताजी से। साहूकार की लड़की कहने लगी कि सुनो, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको अधब्याही करके छोड़ूंगा। आपने मुझे अधब्याही किया, लेकिन उस अधब्याही को मैंने पूरा विवाह किया। 3.5 फेरे मैंने मेरे घर पर लिए और 3.5 फेरे मैंने यहाँ पर लिए। मैं तो पूरी ब्याही हो गई, लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरी ही संतान से तुझ में जूते नहीं पड़वाऊं तो मेरा भी नाम नहीं। तो देख ले, मैं वही साहूकार की लड़की हूँ और मैंने 7 फेरे लेकर तेरे साथ में जीवन गुजारा है, और ये आपका पुत्र है जो आज आप में जूते मार रहा है। इसलिए हे श्रोतागणों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से नशे में रह करके अपना जीवन, अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमेशा अपने शब्दों पर रोकथाम लगाकर ही कुछ कहना चाहिए और शराब जैसी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।